बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू पास FMA और F2। प्रीवियसली आपने जो पिछली स्कीम थी उसमें इस पेपर का नाम F2 था और अब जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो इसको FMA के नाम से जानते हैं। तो अगर तो आपने FD के लेवल से स्टार्ट किया तो इससे पहले आपने MA1 MA2 पढ़ रखा होगा और अब आप FMA की तरफ आएँ। और अगर आपने डायरेक्ट ACCA क्वालिफ़िकेशन को ज्वाइन किया है तो आपने FBT MA और जो है BT MA और FA के सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। तो बात करते हैं इस FMA या F2 के पेपर की फॉर्मेट की कि एग्ज़ामिनर हमसे क्या रिक्वायर क्या करता है और इसका पेपर फॉर्मेट क्या होता है। तो अभी तक जो आपने पेपर्स दिए हैं, अगर आप FD के लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपने अभी तक जो पेपर्स दिए हैं उसमें आपने MCQs देखे हैं और कुछ ब्लैंक्स देखी थी। यहाँ पे आपके पास चेंज ये है कि दो सेक्शंस आएंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में आपके पास 35 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच, और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस या 3 MTQs होंगे, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस विद 10 मार्क्स ईच। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो 10 मार्क्स के लिए एग्जामिनर पास्ट में आपसे एग्ज़ामिन कर चुका है और आने वाले टाइम में भी एग्ज़ामिन करता रहेगा। तो आपको हम ये 3 क्वेश्चंस पे बात करेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कि MCQs कौन से या कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखें, ACCA में आप सेलेक्टिव स्टडीज़ नहीं कर सकते। आपके पास जो कोर्स है आपने 100% उसे तैयार करके जाना है। बट FMA के लिए अगर आपने अपने MA2 के नॉलेज को सबसे पहले, क्योंकि MA2 का जितना भी नॉलेज है वो सारा का सारा आपका FMA के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर किसी बच्चे का MA2 स्ट्रॉन्ग है और उसने अच्छे से पढ़ के पेपर पास किया तो उसके लिए FMA में कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि उसने 70 to 80% जो कोर्स है वो ऑलरेडी पढ़ रखा है। कुछ ये जो 20% नई चीज़ें हैं वो क्या हैं? वो है आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जो कि आपने F3 या FA के अंदर या FFA के अंदर भी पढ़ रखा है, जिसमें ROCE और डिफरेंट रेशोज़ हैं जो आपने रिसीवेबल डेज, पेएबल डेज। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार रहे हैं कि आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट से आएगा। अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट में एग्जामिनर क्या करता है, आपको एक ऐसा सिनेरियो दे देता है जिसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो अब आप देखें कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जब हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं तो हम वहाँ पे फाइनेंशियल फैक्टर्स से हट के हम नॉन फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। जैसे अगर कोई हॉस्पिटल है तो हम बात कर रहे होंगे कॉस्ट पर पेशेंट पर नाइट क्या है। तो हमें इस तरह की रेशोज़ वहाँ पे फाइंड करनी होती हैं जो हमारे पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, उनको चेक करना, बैलेंस स्कोर कार्ड को देखना। अब बैलेंस स्कोर कार्ड में आप क्या देख रहे होंगे, आप 4 प्रोस्पेक्ट्स में चीज़ों को देख रहे होंगे और ये बैलेंस स्कोर कार्ड, ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये क्या हैं, इसकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं अभी FMA का पूरा क्रैश कोर्स भी जो है वो रिकॉर्ड करवाऊँगा, तो उसमें आप ये डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो पहली चीज़, आप पेपर के लिए अगर जा रहे हैं तो आपने अपना परफॉर्मेंस मेजरमेंट को बहुत अच्छे से तैयार करना है। दूसरा, इसमें एक स्टूडेंट्स ने बहुत सारा और बार बार एक बात की है, वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? वेरिएंस एनालिसिस है। तो वेरिएंस एनालिसिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और सिर्फ फार्मूलाज का आना नहीं, इसके बाद आपको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए, रिवर्स वर्किंग करना आना चाहिए। तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं ये रिवर्स वर्किंग क्या है? कि आप अगर देखें कंट्रीब्यूशन ले लें या बजटेड प्रॉफिट लेके उसमें वेरिएंसेस आप एडजस्ट करते हैं तो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाता है, और अगर आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट हो तो आप वही वर्किंग रिवर्स करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, बजटेड या जो आपने प्लान था वो आ जाएगा। तो आपको रिवर्स वर्किंग भी उसी तरह है, सिर्फ जो प्लस हो रहा है वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ज़रूर आनी चाहिए। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग सेक्शन का एरिया है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर तीसरा कौन सा सवाल आ सकता है, क्योंकि हमने कहा कि 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स ईच। तो तीसरा आपके पास जो एरिया है वो है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो हमने NPV निकालनी होती है, हमने IRR निकालनी होती है। वो आपसे पूछ लेता है कि बताएं टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहाँ पे यूज़ होता है। जिस तरह डिस्काउंटेड कैश फ्लो में टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज़ होता है, NPV में टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज़ होता है।
तो ये जो कंसेप्ट्स हैं, एनपीवी ख़ास तौर पे फाइंड करना, आईआरआर फाइंड करवाना, डिफरेंट छोटे छोटे टास्क आपको देना, और किसी भी इन्वेस्टमेंट को वो आपसे पूछे कि क्या बताएं कि ये मुझे इस मशीन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आप याद रखें, एक की पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब आप एनपीवी निकाल रहे होंगे तो आपने कैश फ्लोस को डिस्काउंट करना। अक्सर वो आपको प्रॉफिट दे देता है और कुछ नॉन कैश लाइक डेप्रिसिएशन भी दे देता है, तो आपने उस प्रॉफिट को पे डिस्काउंटिंग नहीं करनी एनपीवी निकालने के लिए, आपने कैश एलिमेंट ज़रूर देखना है। तो ये तो हमने 3 बातें कर ली कि 3 कौन से मेन एरियाज़ हैं। अब बात करते हैं चौथा, क्या इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं? बिल्कुल इसके अलावा भी हैं, जिस तरह बजटिंग। आपको डिफरेंट बजट्स का कह सकता है। बजटिंग में क्या है, आपसे कहते हैं सेल्स बजट बना दें, परचेज बजट बना दें, तो आप बजटिंग का आपको पता हो तो 4 की एरियाज़ हैं जहां से आपको मिनिमम 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा क्या कोई 5वां एरिया भी है? तो अगर मैं 5वें नंबर पे किसी को रैंक करूंगा तो वो है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। और अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग से वो लॉन्ग वाली साइड पे नहीं जाता तो वो फिर क्या करेगा, वो आपको इसी के क्वेश्चंस शॉर्ट में ज़रूर चेक करेगा। तो अब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग को आप बहुत स्ट्रॉन्ग करें। रेलेवेंट कॉस्टिंग भी लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट एरिया है, रेलेवेंट कॉस्टिंग को देखें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप MA2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप पेपर के लिए जा रहे हैं, MA2 का जितना भी एरिया है वो आपने रिवाइज करना है, और ये 4 से 5 जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन पे आपने ज़रूर फोकस करना है। और अगर जिस तरह आपने इस चैनल पे देखा कि FA1 के, FA2 के, FFA के हमने मॉक्स जो है वो अपलोड किए, उस पर हमारी डिस्कशंस हुई, बहुत सारे बच्चों ने इस पर रब्ता भी किया और पूछते भी रहे, क्वेश्चंस भी पूछते रहे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के पास है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट स्कीम आ रही है उसमें हम FMA, MA2 मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। और जब हम ये मॉक्स अपलोड करें तो जो बच्चा उस टाइम पे एग्ज़ाम देने जा रहा है उससे ज़रूर देख के जाए, उन क्वेश्चंस के लेवल को ज़रूर देखें ताकि आपके आने वाले पेपर में आसानियाँ हों। अस्सलामु अलैकुम।